नमस्कार। आज हम एक नए विषय को लेकर के जो है आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। सिलेबस एंड बुक्स जो हैं, स्कूल लेक्चरर एग्जाम इंग्लिश की तैयारी जो कर रहे हैं बच्चे, उनकी तरफ से जो है वो समय समय पर हमें डिफरेंट क्वेरीज जो है वो भेजी जाती हैं और आज हम इस वीडियो के माध्यम से उनको हर सेक्शन के अंदर जो भी बुक्स जो हैं उसके बारे में जो है वो बताने वाले हैं। आप जुड़े रहिए इस वीडियो के अंत तक, एक एक चीज जो है उसकी जानकारी आपको जो वो देंगे। सबसे पहले जो है अगर जो हम देखें आपके सिलेबस को, पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका वो 4 भागों में जो है वो डिवाइडेड है। फर्स्ट जो आपका भाग है, पहला भाग जो है आपका वो सीनियर सेकेंडरी लेवल का है, जिसमें से आपको 55 क्वेश्चंस जो है वो दिए जाते हैं। ध्यान से देखेंगे, सीनियर सेकेंडरी सेक्शन का जो पार्ट है उसमें 55 क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे और ये ग्रामर का पार्ट है और इसका नाम है सीनियर सेकेंडरी लेवल, यानी सीनियर सेकेंडरी लेवल की ग्रामर इसमें आपको दी जाएगी। 55 क्वेश्चंस इसके दिए जाएंगे और यहां पर देख सकते हैं आपको कि 10 टॉपिक जो है वो यहां पर आपको दिए गए हैं। दूसरा पार्ट जो है आपका ग्रेजुएशन लेवल का है और इस ग्रेजुएशन लेवल के अंदर भी आपको 55 क्वेश्चंस जो है वो दिए जाएंगे। 55 क्वेश्चंस आपको इसमें से दिए जाएंगे। तीसरा भाग जो है आपका पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है और इसके अंदर भी आपको 10 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे। थर्ड पार्ट यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में 10 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे और पार्ट फोर्थ जो है आपका, इसमें आपको 30 क्वेश्चंस जो हैं वो दिए जाएंगे, है ना। तो सिलेबस की अगर जो हम बात करें तो सिलेबस में सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो आपका पार्ट था उसमें से 55 क्वेश्चंस ग्रामर के दिए जाएंगे और ग्रेजुएशन का जो पार्ट था उसके अंदर आपको फिर 55 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। पोस्ट ग्रेजुएशन जो है उसके अंदर आपको 10 क्वेश्चंस जो दिए जाएंगे और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके अंदर आपको 30 क्वेश्चंस जो वो दिए जाएंगे, यानी कुल 150 क्वेश्चंस जो है आपको दिए जाएंगे, है ना। आप इसको देख सकते हैं, सीनियर सेकेंडरी 55 और ग्रेजुएशन 55, पोस्ट ग्रेजुएशन 10 और एजुकेशनल साइकोलॉजी जो है उसके 30 क्वेश्चंस जो आपको दिए जाएंगे। हम 1 बाय 1 आपकी बुक्स जो है उसकी बात करेंगे कि बुक्स जो है आपको कौन कौन सी जो है वो पढ़नी चाहिए और कैसे कैसे आपको आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, जी हेल्प जो है वो आपको इंग्लिश सब्जेक्ट को लेकर के जो है समय समय पर आपको जानकारी जो उपलब्ध करवाता रहता है। लास्ट ईयर जी हेल्प सूरतगढ़ का जो रिजल्ट था वो आपने देखा, अगर जो नहीं देखा तो हम आपको बताएंगे वीडियो के अंत में जो वो कितने सिलेक्शन जो यहां से हुए। लेकिन एक बात जो है वो तय है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो खूब तैयारी करते हैं, खूब मेहनत करते हैं, उसके बाद भी उनका चयन जो है वो नहीं हो पाता है। इसका सबसे मुख्य कारण ये है कि उनको कंटेंट जो है उसकी जानकारी जो वो नहीं होती है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इसके बारे में उनको नहीं पता होता है। वो खूब मेहनत करते हैं, खूब जो है अपना समय जो है वो डिवोट करते हैं और उनकी मेहनत में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होती है। लेकिन यदि कंटेंट आपका अच्छा नहीं है, आपके सोर्सेस जो हैं वो अच्छे नहीं है, आपके रिसोर्सेस जो हैं वो अच्छे नहीं है, तो निश्चित तौर पर जो है आप जो है सफल हों ऐसा मुश्किल है। तो यदि आप अच्छे जो आपकी बुक्स हैं, कंटेंट जो है उसके बारे में जानना चाहते हैं तो एक एक करके आप चीजों को जो वो ध्यान से सुनेंगे। सीनियर सेकेंडरी लेवल जो है ग्रामर है, नाम इसका जो जरूर सीनियर सेकेंडरी लेवल है, लेकिन है ना ग्रामर का ये पार्ट है, नाम इसका सीनियर सेकेंडरी लेवल है। 55 क्वेश्चंस आते हैं। अमूमन ऐसा देखने में आया गया है कि 55 क्वेश्चंस जिसको सीनियर सेकेंडरी लेवल कहा जाता है और ये कहा जाता है कि इसमें से क्वेश्चंस जो ग्रामर के बहुत ज्यादा इजी आएंगे, लेकिन ये अमूमन देखा गया है कि 55 में से 47 क्वेश्चंस जो बहुत ही इजी होते हैं, हर बच्चा जो उनको कर लेता है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, 8 से 10 ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो मेरिट जो है उसको मेरिट का निर्धारण करते हैं, यानी सिलेक्शन आपका उन्हीं 8 से 10 क्वेश्चंस में से जो निर्धारित होता है, जिनके बारे में हमें पता नहीं होता है और वो क्वेश्चंस जो कर लेता है उसका सिलेक्शन हो जाता है। वो इस पार्ट जो है उसको अच्छे से कैरी कर लेता है, इस पार्ट को अच्छे से जो है वो एक तरीके से कह सकते हैं कि कंप्लीट या फिनिश कर लेता है। तो यदि हम इस पार्ट की बात करें तो जनरली मैं बच्चों को जो वो बताता हूं कि आपको रेनन मार्टिन की जो बुक है उसको एक तरह से बेस जो है वो बनाना है। कौन से टॉपिक जो है वो कौन सी बुक से करेंगे हम वो भी जो है बात करेंगे। रेनन मार्टिन की हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर की जो बुक आती है उसको जो वो करेंगे।
दूसरी बुक जो है आपका ये टॉमसन एंड मार्टिनेट की है, ऑथर का नाम है टॉमसन एंड मार्टिनेट जो है। 3 बुक जो है वो आती हैं टॉमसन एंड मार्टिनेट की, एक थियोरी की बुक आती है, 2 प्रैक्टिस की बुक आती हैं। आप एक बार के लिए सिर्फ थियोरी जो है उसकी बुक जो है वो लेंगे, और प्रैक्टिस की जो बुक है प्रैक्टिस बुक 1 एंड प्रैक्टिस बुक 2 उसको जो है वो नहीं लेंगे। इसके पीछे क्या कारण है मैं बताऊंगा आपको। और तीसरी बुक जो है आपका एफ.टी. वुड, ऑथर का नाम जो है वो एफ.टी. वुड है, और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सिलेबस में भी जो है वो बीए के सिलेबस में जो वो लगी हुई है, रेमेडियल इंग्लिश के नाम से जो बुक आती है एफ.टी. वुड की जो है। हाल ही के वर्षों में ये देखा गया है कि इस बुक में बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो हैं वो एग्जाम में आ रहे हैं। और फोर्थ जो बुक है आपका वो आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है, आर.एस. अग्रवाल का ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है। तो ये 4 बुक्स जो हैं आपको पढ़नी है, देखनी है। ये चारों बुक्स जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। टॉपिक कौन सी बुक में से पढ़ने हैं? अगर ये किसी स्टूडेंट ने आप ये कह लीजिए कि मॉडल्स जो है वो टॉमसन एंड मार्टिनेट से पढ़ लिए, तो इसका मतलब उसका मॉडल का क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सही नहीं होगा। जी हाँ, कौन सा टॉपिक कौन सी बुक से पढ़ना है ये मैटर करता है। यदि आप जो है कंडीशनल सेंटेंसेस जो है वो टॉमसन मार्टिनेट से पढ़ लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है, नॉन फाइनाइट्स आप पढ़ लेते हैं तो अच्छा है ना। एक और चीज मैं यहाँ चलते चलते बताना चाहूंगा कि जो चीजें जो है वो इंटर रिलेटेड होती हैं उनको ना छोड़े। उदाहरण के लिए सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है वो आपके सिलेबस में यहां पर जो है वो नहीं था, उसके बावजूद पिछली बार इसके क्वेश्चंस जो वो दिए गए। हम क्लेम नहीं कर सकते हैं कि ये हमारे सिलेबस में नहीं था। क्यों? क्योंकि आप कहीं ना कहीं जो है वो ऑक्सिलरीज की जब बात करेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड की बात होगी। तो इसलिए कम से कम आप जहां भी पढ़े उनको जो है वो जरूर जो है वो पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड जो है वो आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो ना होते हुए भी जो है आपके सिलेबस का पार्ट जो है वो था। नंबर 1, रीट एग्जामिनेशन में फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन को लेकर अंत तक जो वो दुविधा बनी रही। हम ये कहते रहे कि भाई ये आपके सिलेबस का पार्ट है फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन जो है, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे जिनका ये मानना था कि इंग्लिश साउंड्स जो हैं वो दिए हुए हैं और फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन नहीं पूछा जा सकता है, जो गलत बात थी। अगर ये इंग्लिश साउंड्स दिए हुए हैं, साउंड से ही आपका ट्रांसक्रिप्शन बनता है, तो कोई भी इस चीज को, इस तथ्य को जो है इग्नोर नहीं कर सकता है कि इंग्लिश साउंड्स अगर दिए हुए हैं तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन का पूछा जाना लाजमी है, अवश्य है, और पूछा जा सकता है और पूछा गया, पूछा जा सकता है और पूछा गया। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि आप ग्रामर में जो एक तरीके से आपस में जुड़ी हुई चीजें हैं, उदाहरण के लिए नॉन फाइनाइट्स हैं, वो आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको उनको पढ़ना चाहिए। वो आपको किसी न किसी टॉपिक में आपको ऑक्सिलरीज में काम आ सकते हैं, टेंस में काम आ सकते हैं, और नहीं तो और ट्रांसफॉर्मेशन में भी उनका काफी जो है वो रोल जो है वो रहता है। खैर, हम बात करते हैं डिटरमिनर्स की, है ना। मैंने इन बुक्स के नाम 1 2 3 4 जो है वो लिख दिए हैं। डिटरमिनर्स जो हैं आप जो हैं डिटरमिनर्स जो हैं आप रेनन मार्टिन से पढ़ें और टॉमसन मार्टिनेट जो है उससे पढ़ें और एफ.टी. वुड से पढ़ें, यानी तीनों से पढ़ सकते हैं। 1 2 3 जो है वो तीनों मैंने लिख दिए हैं। टेंसेस जो हैं आप जो है वो 1 और 3 यानी रेनन मार्टिन और एफ.टी. वुड जो है उससे जो है वो पढ़ सकते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन जो है आपका, ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो सिर्फ आपको 1 यानी रेनन मार्टिन से ही पढ़ना चाहिए। अमूमन ये देखा गया है कि ट्रांसफॉर्मेशंस के जो क्वेश्चन हैं वो आपके रेनन मार्टिन की बुक से डायरेक्ट उठाए जाते हैं। आज की नहीं कह रहा हूं, 2011 से लेकर के आप आज तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हुए हैं, अभी 10 से 15 दिन पहले जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, वहां पर भी जो ट्रांसफॉर्मेशन के जो क्वेश्चंस थे वो डायरेक्ट रेनन मार्टिन जो है वहां से उठाए गए थे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही बुक से किए जाने चाहिए और वो है आपका रेनन मार्टिन। उसके बाद डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपका, ये आपका सिर्फ टॉमसन एंड मार्टिनेट से किया जाना चाहिए। डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है उसको आप रेनन मार्टिन से ना करें, क्योंकि रेनन मार्टिन जो है हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर में जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट के जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसमें जो उनका पैटर्न है वो थोड़ा अलग है। बड़े जो क्वेश्चंस जो हैं उठाए जाते हैं, 3-3 4-4 जो है रिपोर्टेड स्पीचेज जो हैं उठाई जाती हैं जो एग्जाम में नहीं आती हैं। तो मेरा कहने का मतलब यही है सिर्फ कि यदि किसी ने डायरेक्ट इनडायरेक्ट रेनन मार्टिन से पढ़ा है तो अच्छा नहीं किया है,
उसको टॉमसन और मार्टिनेट से नरेशन जो है उसको कंप्लीट करना चाहिए। उसके बाद एक्टिव पैसिव जो है उसको भी आप सिर्फ टॉमसन और मार्टिनेट से करेंगे तो बढ़िया रहेगा। यदि आप टॉमसन मार्टिनेट से एक्टिव जो है एक्टिव पैसिव करते हैं तो आपकी सेहत के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद जो है ये सारे के सारे ट्रांसफॉर्मेशन का ही पार्ट है। 1 2 3 4 जो है ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट है और आप इसको जो है रेनन मार्टिन से करें। खास करके डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है आपका इसको आप टॉमसन मार्टिनेट से करें। बाकी सभी जो चारों पार्ट है वो आप वहीं से कर सकते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा भी आप डील कर सकते हैं। ऑक्सिलरी जो है इसको आप जो है रेनन मार्टिन से करें, है ना। रेनन मार्टिन से आप इसको जो कर सकते हैं, टॉमसन मार्टिनेट जो है उससे भी कर सकते हैं। लेकिन ऑक्सिलरीज में आपका खास करके जो है मॉडल्स जो है आता है ना। मॉडल्स ऑक्सिलरीज के अंदर जो स्टडी किए जाते हैं। और भी बहुत सारी ऑक्सिलरीज होती हैं जिनको आप जो स्टडी करते हैं। तो रेनन मार्टिन जो है उससे भी करें, टॉमसन मार्टिनेट से भी करें। यदि किसी स्टूडेंट्स को जो है मॉडल्स करने में बहुत ज्यादा दिक्कत आती है तो एक स्टैनर्ड एलन की जो है एक बुक आती है और उस बुक का नाम जो है वो आपका है लिविंग स्ट्रक्चर्स। लिविंग स्ट्रक्चर्स जो बुक है आपकी वो मॉडल्स जो है उसके लिए परफेक्ट हैं। आप मॉडल्स की प्रैक्टिस वहां से जो कर सकते हैं। और लिविंग स्ट्रक्चर जो है और स्टैनर्ड एलन जो है उसके द्वारा लिखी गई ये बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। कुछ बच्चे, मैं इसको प्रेफर नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे रेफर नहीं कर रहा हूं। अगर जो आप अच्छे हैं और आप इसको खरीदना चाहते हैं तो आप खरीद सकते हैं। और ऑक्सिलरीज के बारे में मैंने मॉडल्स बताया, लिविंग स्ट्रक्चर से आप कर सकते हैं। प्रेपोजिशंस जो हैं, प्रेपोजिशंस जो हैं वो सिर्फ 1 और 3 यानी रेनन मार्टिन और एफटी वुड से ही किए जाने चाहिए। एफटी वुड को बेस बनाइए। एफटी वुड में जो प्रेपोजिशंस के रूल दिए गए हैं वो इतने अच्छे हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हैं, आप सोच ही नहीं सकते हैं। जनरली इसी बुक से प्रेपोजिशंस के कॉन्सेप्ट जो है उठाए जाते हैं। मैं ये कहूंगा कि एफटी वुड जो है एक टेंस, डिटरमिनर्स और आपका जो है प्रेपोजिशंस, इसके लिए जो है ये बेस्ट है एफटी वुड की बुक जो है। उसके बाद में जो हम आगे बढ़ते हैं, है ना, फ्रेजल वर्ब्स और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये आप आरएस अग्रवाल से करें। आरएस अग्रवाल की जो बुक है वो ऑब्जेक्टिव इंग्लिश है और ऑब्जेक्टिव इंग्लिश के अंदर आपको ये दोनों टॉपिक बहुत ही अच्छे से दे रखे हैं। यदि किसी स्टूडेंट ने ध्यान से सुनना, आरएस अग्रवाल का सेट नंबर 14 और 15 ईडियम्स का जो सेट नंबर 14 और 15 है आरएस अग्रवाल का, यदि किसी ने उसको कर दिया तो उसकी फ्रेजल वर्ब जो है वो कभी गलत नहीं होगी। दोबारा सुन लीजिए, आरएस अग्रवाल के सेट नंबर 14 और 15 में यदि आपने फ्रेजेस पढ़ ली सारी की सारी जो है, आपकी फ्रेजल वर्ब जो है वो गलत नहीं होगी। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा हुआ है, इन्हीं दो सेट्स में से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस जो हैं वो उठाए गए हैं। तो आप इस चीज को इंश्योर करें कि आरएस अग्रवाल का ईडियम्स का 14 और 15 नंबर सेट जो है किसी हालत में छूटना नहीं चाहिए। उसके बाद ये तीनों टॉपिक जो हैं इसको आप ई सोर्सेस से कर सकते हैं, यानी नेट से कर सकते हैं, इंटरनेट से कर सकते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि शुरू में जो है रस्तोगी जी की जो बुक आई दक्ष पब्लिकेशंस की, उसके बाद में जो है वो जैन पब्लिकेशन से सुभाष याग सर की जो है बुक आई। दोनों ही बुक अपने आप में अच्छी थी, उस समय के हिसाब से अच्छी थी। लेकिन यदि उनको एडिट नहीं किया जाता है या उनके नए एडिशंस जो वो नहीं आते हैं तो वो आउटडेटेड जो वो हो चुकी हैं। आप देखेंगे कि उनके अंदर वो कंटेंट नहीं है जो वास्तव में होना चाहिए। हम यहाँ आपको जो है एक जानकारी देना चाहते हैं कि जी हेल्प की फर्स्ट ग्रेड की बुक जो है रीड की बुक जो है हमारी, उसकी काफी सराहना हुई। लगभग 30 में से 28 क्वेश्चंस जो है उस बुक में से आए थे। एक बार फिर जो है हम आपको फर्स्ट ग्रेड का पूरा सिलेबस एक बुक के अंदर जो है ला करके देंगे। लगभग नवंबर के अंत तक जो है आपके हाथों में वो बुक होगी। आप इंतजार करेंगे और ईश्वर से दुआ करेंगे कि और जल्दी जो है ये पुस्तक आपके हाथों में जो है वो आए। उसके बाद ये तीनों टॉपिक जो हैं, है ना, हम जी हेल्प की बुक के अंदर ये सारी की सारी चीजें जो हैं
माने कौन सी चीज कहां से पढ़नी है, सारी चीज हम ऑलरेडी उसके अंदर डाल देंगे। सभी अच्छी अच्छी बुक्स का सार जो है वहां पर जो हम डालेंगे, तो आप उसका इंतजार करिए। ई सोर्सेस के जरिए आप इन तीनों टॉपिक को करेंगे। आप जो है यहां पर लेटर राइटिंग जो है वो लिख सकते हैं, लेटर राइटिंग, और स्लैश डाल करके आप एक स्पेलिंग डालिए QUIZIZZ क्विज़िज। अगर जो आप ऐसा करते हैं तो इन तीनों के यहां पे लेटर राइटिंग डाला स्लैश क्विज़िज, यहां प्रेसी राइटिंग डाला स्लैश क्विज़िज, यहां आपका रिपोर्ट डाला स्लैश क्विज़िज, तो आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे। और ब्रिटिश काउंसिल्स ऑफ इंडिया की जो साइट है वहां पर भी आपको लेटर राइटिंग को लेकर के जो एक आर्टिकल मिलेगा, कुछ एमसीक्यूज मिलेंगे, उनको भी करेंगे। 2016 में जो है आपका जो लेटर राइटिंग के क्वेश्चंस थे एक ही वेबसाइट से उठाए गए थे, चारों क्वेश्चंस जो हैं तीन क्वेश्चन थे शायद, एक ही वेबसाइट से उनको उठाया गया था। तो मैंने काफी डिटेल में जो है आपको सीनियर सेकेंडरी लेवल का जो ग्रामर का जो आपका सेक्शन था उसके बारे में जो बताया। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद जो है आपका पार्ट 2 है, ग्रेजुएशन लेवल है, और इसके लिए आप अगेन जी हेल्प की बुक का वेट करें। एक एक चीज को जो है आपको बढ़िया से जो बताया जाएगा। यदि किसी को जल्दी है तो नोट्स जो अभी मंगवा सकता है। इसके अलावा आप जो मैंने पहले बुक बताई थी सुभाष त्याग सर की जो है जैन पब्लिकेशन की, उस बुक में भी अच्छा कंटेंट है पोएट्री को लेकर के, आप उसको भी जो हो एक बार के लिए पढ़ सकते हैं। ये दोनों जो है आपके ये ओरिजिनल टेक्स्ट ही जो है वो आपको पढ़ने चाहिए। ड्रामा की अगर जो हम बात करें मैकबेथ और एज यू लाइक इट की, ओरिजिनल टेक्स्ट ही पढ़ने चाहिए। आप आर तिलक जो है उसका टेक्स्ट जो है, रघुकुल तिलक की बुक जो है उसका टेक्स्ट जो पढ़े। आप जो हिंदी के जो टेक्स्ट हैं, ठीक है, A.K. महेश्वरी सर के जो है हिंदी के जो टेक्स्ट हैं, प्लीज उनसे जो बचें। बहुत ज्यादा किसी को अगर जो समस्या है इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ने में, तो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लें बजाय कि इंग्लिश पढ़ने के। यदि आप महेश्वरी जी की बुक, हिंदी की बुक पढ़ करके आप मैकबेथ और एज यू लाइक इट करेंगे तो आपका काफी नुकसान हो जाएगा। क्योंकि जो सेंस बनना चाहिए लिटरेचर का, लैंग्वेज का जो सेंस बनना चाहिए, जो ब्रेन के अंदर पैटर्न्स बनने चाहिए, वो हिंदी की पुस्तकें पढ़ने से जो वो बिल्कुल नहीं बन सकते। और हिंदी मीडियम का विद्यार्थी भी यदि वो मत्था मारेगा, यदि वो समय डिवोट करेगा, तो भी उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझ में आने लग जाएगी। घर बैठे आएगी नहीं, बिना पुस्तकें पढ़ने से नहीं आएगी, बिना अच्छी पुस्तकें पढ़ने के जो वो नहीं आएगी। उसके बाद ग्रेजुएशन लेवल के अंदर ही जो है आपके ये दोनों थे। प्रोज की बात करें तो अगेन अभी के लिए आप जो है प्रोज में जो है ई सोर्सेस यानी नेट से काम करें, और नोट्स वगैरह से जो है वो आप काम कर सकते हैं। सीधा नेट पर जाकर के इनको सर्च करें, है ना। ये दोनों टेक्स्ट जो हैं, हैडी का द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और आर.के. नारायण का द वेंडर ऑफ स्वीट्स, ये भी आपके बहुत ही अच्छे, नो डाउट फिक्शन जो है वो नॉन डिटेल्ड स्टडी का पार्ट होता है। क्लासरूम में इसको जो पूरा करवाना बहुत मुश्किल है ना। जी हेल्प का क्लासरूम जो है वो एक अलग बात है, वहां पर मैकबेथ और एज यू लाइक इट जैसे बड़े ड्रामा जो है डिटेल्ड स्टडी का पार्ट होने के कारण एक एक लाइन उनकी करवाई जाती है। लेकिन द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज और वेंडर ऑफ स्वीट्स जो हैं, चूंकि वो नॉवेल्स हैं, इनकी नॉन डिटेल्ड स्टडी होनी चाहिए। फिर भी मैं ये कहूंगा कि आपको इनके टेक्स्ट पढ़ने चाहिए। वेंडर ऑफ स्वीट्स का जो टेक्स्ट जो है, आरबीएससी की एक बुक जो है वो लगती थी पहले, अब नहीं लगती है, राजस्थान बोर्ड की जो है वहां पर 12th क्लास में लगती थी। तो वहां से आप इसको जो करें, अगर ये बुक अवेलेबल है तो ठीक है, नहीं है तो उसकी फोटोकॉपी लें। क्यों? क्योंकि इस बुक में एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी जो दिए गए हैं, और पिछले एग्जाम्स में एमसीक्यूज वहीं से उठाए गए थे। उसके बाद द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज जो है, इसके लिए आप कोई भी टेक्स्ट जो ले सकते हैं, पेपर बैक का लिख सकते हैं, है ना। आर तिलक, रामजी लाल, रघुकुल तिलक, रामजी लाल, आरती पब्लिकेशंस जो है, या आपके रघुकुल तिलक का जो दूसरा पब्लिकेशन जो रमा ब्रदर्स, वहां पर आपको इनके टेक्स्ट नहीं मिलेंगे। भूले से भी द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज को आरती पब्लिकेशंस, रमा ब्रदर्स से ना खरीदें, क्योंकि उनमें उनके टेक्स्ट जो वो नहीं है। टेक्स्ट जिसमें है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज के वही खरीदें। अमेजन पर, दूसरी वेबसाइट्स पर आपको जो हम इसके बारे में जानकारी जो वो मिलेगी। इसके अलावा ये जो टॉपिक है आपका एन एक्विटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स एंड फिगर्स ऑफ स्पीच, इसको जो है वो हमें M.H. एब्राम जो है उसकी बुक से ही करना है। M.H. एब्राम्स जो है उसकी बुक, यदि आपके पास ये बुक नहीं है तो आज ही खरीद ले। पिछले एग्जाम्स में इस बुक से कम 10 से 12 क्वेश्चंस पोइट्री के अंदर इस टॉपिक के अंदर जो वो पूछे गए हैं।
तो जरूरी है कि आप जो है इसको MH अब्राहम जो है उसकी बुक से जो है वो जरूर करें। बुक का नाम है ए ग्लोसरी टू लिटरेरी टर्म्स, ए ग्लोसरी टू लिटरेरी टर्म्स, ठीक है, ये आपका बुक का जो है वो नाम है, एक ग्लोसरी। आप ग्लोसरी करके दुकानदार से मांगेंगे MH अब्राहम की तो मिल जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, यदि आप बुक ले रहे हैं एक ग्लोसरी टू लिटरेरी टर्म्स और उसमें 3 ऑथर हैं तो उसको मत लीजिएगा। MH अब्राहम के साथ 2 और ऑथर हैं तो उसको मत लीजिएगा। एक ऑथर लिखा हुआ है जिस पर MH अब्राहम, ओल्ड एडिशन जितना मिल सके उतना बढ़िया है, आप उसको लेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा, बजाय कि न्यू एडिशन के लेने के, बजाय कि MH अब्राहम के साथ 2 और लोगों के नाम जो लिखे हुए हैं वो लेने के। वो बुक आपको नहीं लेनी है। MH अब्राहम का एक सिंगल नेम होना चाहिए बुक के ऊपर। ग्लोसरी टू लिटरेरी टर्म्स जो है उसको जो आप देखेंगे। उसके बाद जो है आप बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस की। दोनों को आपको जो है वो टेक्स्ट पढ़ने पड़ेंगे। T.S. इलियट का जो द वेस्टलैंड जो है आपका, इसको आप R. तिलक से पढ़ें, आप इसको डॉक्टर S. सेन से पढ़ें, लेकिन पूरा पढ़ें। पिछली बार ये कहा गया था पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस में जो है वो 10 क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आपने देखा द वेस्टलैंड के कितने ज्यादा क्वेश्चंस वहां पर दे दिए गए, है ना। तो इसलिए आप किसी भी चीज को हल्के में ना आके, आपको जो है इसके पीछे की कहानी जो है वो नहीं मालूम है कि द वेस्टलैंड के जो क्वेश्चंस हैं हो सकता है कि उसको ग्रेजुएशन के सिलेबस में जो है वो डील कर लिया जाए। क्यों? क्योंकि आप ग्रेजुएशन का जो सिलेबस है उसमें आपका एन एक्वाइटेंस विद द लिटरेरी फॉर्म्स दिया हुआ है, तो आप उसको वहां भी जो है वो कवर कर सकते हैं। नो क्लेम कैन बी डन कि भाई पोस्ट ग्रेजुएशन के सिलेबस में पिछली बार 16 क्वेश्चन आ गए थे, 18 आ गए थे, नहीं, वो क्वेश्चन वहां पे शिफ्ट किए जा सकते हैं एग्जामिनर के द्वारा। तो वेस्टलैंड को अच्छे तरीके से करना है, R. तिलक की बुक से करना है, डॉक्टर S. सेन की बुक से करना है। उसके बाद ये जो क्राई द पिकॉक और बर्थडे पार्टी जो है ना, हेरोल्ड पिंटर जो है उसका जो बर्थडे पार्टी है, इसका टेक्स्ट आपको नेट पर इजीली अवेलेबल है, इंटरनेट पर इजीली अवेलेबल है। मत खरीदो इसको, बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पे जो टेक्स्ट है उसी से इसको पढ़ो, 1 या 2 क्वेश्चन जो भी आएंगे इसमें से उसको हम हैंडल करेंगे। और ठीक इसी तरीके से अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक है, उसको आप समराइज वे में जो है आप कर लेंगे, समरी पढ़ लेंगे तो भी काम चल जाएगा। अगर ये टेक्स्ट नहीं भी खरीदना चाहें तो मत खरीद। एकमात्र बुक ऐसी है जिसके टेक्स्ट के होने या न होने से फर्क नहीं पड़ेगा, वो है आपका अनीता देसाई का क्राई द पिकॉक। इस चीज को ध्यान दे। अदरवाइज कोई भी, इवन द मेयर ऑफ कैस्टरबीज और वेंडर ऑफ स्वीट्स के भी टेक्स्ट खरीदने को मैंने बोले हैं, टेक्स्ट आपके पास होने चाहिए। वेराइटीज ऑफ लैंग्वेज जो है, नो डाउट जी हेल्प की बुक में बहुत अच्छा काम जो है उसके ऊपर हुआ है, लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक है। फिर भी यदि आपके पास सुभाष स्याग सर की बुक पड़ी हुई है तो वहां से आप इसको करें। सर ने इसके ऊपर बहुत अच्छा काम किया और इस मंच के माध्यम से हम उनको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि जिस समय पर मार्केट में कोई बुक अवेलेबल नहीं थी, उस समय जैन पब्लिकेशन वालों का भी जो है, जैन भाई साहब का भी जो है धन्यवाद, और सुभाष स्याग सर का जो कोटि कोटि जो नमन, धन्यवाद। जिस समय हमारे पास पढ़ाने के लिए कुछ भी नहीं होता था, उस समय सर आपकी पुस्तक ने जो हमारा बड़ा सहयोग किया। तो ये टॉपिक आप सर की बुक से जो वो कर सकते हैं। उसके बाद जो है हम बात करते हैं एजुकेशनल साइकोलॉजी। 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस जो हैं आपके आएंगे, 6 यूनिट जो दी हुई हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच यूनिट। लेकिन कई बार रेशियो जो वो गड़बड़ा जाता है, फर्स्ट यूनिट में से 2-3 क्वेश्चन देकर के बाकी यूनिट के, खास करके थर्ड यूनिट जो है जिसमें लर्निंग थ्योरी जो है वो दी हुई है, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। आप इसके लिए जो है 3 पुस्तकों को अपने दिमाग में जो रखें। सबसे पहली पुस्तक जो आपको देखनी है वो मैडम लकी आहूजा की जो है एजुकेशनल साइकोलॉजी की बुक जो है। तो लकी आहूजा मैडम जो है, अगर जी मुझे सुन पा रहे हैं तो मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लास्ट टाइम आपकी बुक पढ़ करके जो है हमारे बच्चों ने काफी अच्छे जो है मार्क्स जो है वो लिए। और उसके बाद जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका दूसरा जो है वो ये कि आपनी पोथी, पिछले सालों के क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, शर्मा जी जो है वो अगर जी मुझे सुन पा रहे हो तो धन्यवाद सर। आपकी बुक जो है वो भी हमारे बच्चों ने जो पढ़ी, आपनी पोथी जो है वो जो है शर्मा सर की बुक है, संग्रिया से है, और बहुत ही अच्छी बुक है। क्यों अच्छी बुक है? पिछले सालों के जितने भी आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको संकलित किया गया है। न केवल संकलित किया गया है, उनके बारे में उनकी व्याख्या की गई है और त्रुटिहीन यानी एरर फ्री उसको बनाया गया है। आरपीएससी ने जो आंसर माने थे उस क्वेश्चन के, उसी आंसर्स को जो दिया गया है। जो क्वेश्चन डिलीट हुआ था
उसको डिलीट करके जो लिखा गया है। शानदार काम सर आपका, धन्यवाद आपको। इसके अलावा जो है साइकोलॉजी के अलावा हम यहाँ पर जो है बात करें सीनियर सेकेंडरी सेक्शन की बात करें तो ये जो टॉपिक है आपका ग्रेजुएशन के लेवल की, ग्रेजुएशन में अगर जो हम देखें तो शायद इसके अंदर लिखा हुआ नहीं है, फोनेटिक्स का जो टॉपिक है, ठीक है, इसमें ग्रेजुएशन के सिलेबस में उस फोनेटिक्स और वर्ड्स टेस्ट जो है, फोनेटिक्स शायद इसमें जो है वो स्लाइड बनाते समय रह गए हैं, फोनेटिक्स एंड वर्ड्स टेस्ट जो है आपके टॉपिक जो है वो आपको कहां से करने हैं। वर्ड्स टेस्ट जो है आपका, ये फोनेटिक्स के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्लॉसम डिजिटल के नाम से जो है एक चैनल है, ब्लॉसम डिजिटल जो है उसके नाम से एक चैनल है, उस चैनल पर आप जो है वो जाइए। श्री अनिल चुग सर जो है उन्होंने बहुत अच्छा काम जो है वो किया है और आप जो है क्या आप इसको काम को कहेंगे कि 3 वीडियोज हैं फोनेटिक्स के। मैं दावे के साथ कहता हूं कि उन 3 वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन जो वो गलत नहीं होगा। इतने अच्छे वीडियो जो है ब्लॉसम डिजिटल पर फोनेटिक्स के जो सर ने जो बनाए हैं। रीट एग्जाम के बारे में अगर जी मैं बताऊं, रीट एग्जाम से पहले सर ने लगाए थे वो वीडियो उस चैनल पर जो है, और हमने जो है वो उनको रिक्वेस्ट भी किया, उनका बाद में लगाने के बाद धन्यवाद भी दिया। 15 सेकंड के बाद जो उन्होंने जो बैरी शब्द जो था BURY उसके बारे में बता दिया था रीट एग्जाम से पहले, तो आप उनके अनुभव जो है उसको सलाम कर सकते हैं। ब्लॉसम डिजिटल जो है उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। क्यों कर लीजिए? क्योंकि उसमें ग्रामर के खूब सारे टॉपिक्स जो है दिए हुए हैं, खास करके फोनेटिक्स के बारे में मैं तो ये कहूंगा हेड्स ऑफ सर, आपको जो है हेड्स ऑफ टू यू सर, आपको ब्लॉसम डिजिटल पर लगभग सारी जानकारी जो है मिलेगी। तो तीनों सेक्शन आपने जो देखे और इन तीनों सेक्शन के अंदर जो है वो आपने चारों सेक्शन के अंदर आपने देखा कि कंटेंट जो है उसकी कितनी इंपॉर्टेंस है, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट जो रहती है चीजें जो है जब हम अच्छा कंटेंट पढ़ें, अच्छी बुक से जो पढ़े। मैं मानता हूं कि पेपर जो है उसका लेवल कई बार नीचे होता है, लेकिन उसके साथ साथ कितना भी एवरेज क्वेश्चन पेपर क्यों ना हो, चाहे इस बार रीट का जो क्वेश्चन पेपर था वो बड़ा एवरेज था, बड़ा इजी था, लेकिन कुछ क्वेश्चंस थे 10, 12, 15 क्वेश्चंस ऐसे थे जो करने वाले सेलेक्ट हो रहे हैं और जिन्होंने वो 10-20 क्वेश्चन नहीं किए वो सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं। जी हाँ, एग्जाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है, कैसा आपका पेपर आएगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज प्रेडिक्टेबल है, एक चीज प्रेडिक्ट की जा सकती है और वो ये कि चाहे आपका पूरा का पूरा पेपर इजी हो, होते हैं 5-7 क्वेश्चंस ऐसे जो आपकी मेरिट जो है उसका निर्धारण करते हैं और वही 5-7 क्वेश्चन आपका सिलेक्शन करवाते हैं, उनको नहीं छोड़ना है। सीधा सा फंडा है, जो इजी क्वेश्चंस हैं जिसको सब करते हैं उसको हम भी करें, जो इजी क्वेश्चंस हैं जो सब करते हैं उसको हम करें, उसको गलत ना करें, और जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस हैं जो कोई ना कर पाए उसको हम करें। यदि ऐसा हो जाता है तो हमारे चयन को कोई रोक नहीं सकता है। जी हेल्प के बाद रिजल्ट के अगर जी बारे में मैं आपको संक्षेप में बात बताऊं तो लास्ट टाइम जो है सेकंड नंबर रैंक जो हमारे कुल जो है वो 63 और बाद में 2 और 65 सिलेक्शंस जो है 63 + 2 65 सिलेक्शंस जो हमारे हुए। 2 नंबर रैंक जो शीतल मोदी, 3 नंबर अनुपमा पतावत, 7 नंबर रजनी मीठिया, 10 नंबर सतीश कुमार, 11 नंबर स्नेहा नागपाल, 10 के अंदर 4, 14 नंबर संदीप सैनी, 18 नंबर रोशनी गोदारा, है ना। तो आप देख सकते हैं कि 20 के अंदर जो है हमारे 7 बच्चे जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, 10 के अंदर हमारे 4 बच्चे जो एग्जिस्ट करते हैं। कुल 300 लगभग सीटों, 302 आई थिंक सीटों में से, सीट्स में से यदि हम 65 जो है बच्चों का सिलेक्शन दे पा रहे थे तो सिर्फ इसकी वजह से, अच्छे कंटेंट की वजह से, बच्चों की मेहनत की वजह से, और टेस्ट सीरीज जो है जिसके बारे में मैं बार बार कहता हूं, यदि आप कहीं भी हैं, कहीं भी तैयारी कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जहां भी पढ़ रहे हैं पढ़ते रहो, लेकिन टेस्ट सीरीज जो है उसका पार्ट जो जरूर बनो, और टेस्ट सीरीज शेड्यूल्ड होनी चाहिए, रिकॉर्डेड नहीं होनी चाहिए। ये नहीं कि टेस्ट 2 साल पहले बना करके रख दी और वो आज आप करें, नहीं। टेस्ट सीरीज कुछ ऐसी हो जो हर दिन बने, हर सप्ताह बने, हर दिन जो है वो आप उसको जो कर पाए। तो एक बार फिर से जो आपका ढेर सारा धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। नए नए वीडियोस लेकर के, नई नई जानकारी लेकर के जो मैं आता रहूंगा आपके समक्ष जो है। एक बार हमारे चैनल को जो है वो जरूर आप सब्सक्राइब करें। यदि आप इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए हमारा चैनल बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है।
बहुत कम ऐसा होता है कि जब इस मंच के माध्यम से जो आपको कहा जाता है कि चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें, याद ही नहीं रहता है ना। तो आज कह रहा हूं कर दीजिए, अच्छी अच्छी जानकारी मिलेंगी, वादा है आपसे। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहे, खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।